इजराइल फिलिस्तीन जंग को आज 9वां दिन है और इस 9 दिन में पिछले 4 दिन से कम इजराइल बार बार जमीनी हमले की धमकी दे रहा है और नॉर्थ गाजा के लोगों को साउथ गाजा की तरफ जाने के लिए कह रहा है। उधर रेजिस्टेंस फोर्सेस, खासतौर पर हमास का कहना है कि ये वार प्रोपेगेंडा है, लोग अपने अपने घरों में ही रहें। इसके दरमियान क्या कुछ हो रहा है, पिछले जो 8 दिन गुजरे हैं उसमें क्या क्या हुआ है। अमेरिका का जंगी बेड़े 2 आकर के वहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट की है इजराइल की हिम्मत बनाने के लिए। उधर एश्कलॉन खाली कराया गया, बिल्कुल ताजा खबर है। इस वक्त की जो हेडिंग है, जो मैं थोड़ी 2 3 4 बता दूं, आईडीएफ हमास पर हमले जारी रखे हुए पिछली रात में। रफा चौकी आज खोली जा सकती है एड पहुंचाने के लिए। एक खबर हमने अब से पहले दी थी कि अमेरिकन को वहां से निकालने की तैयारी है। बाइडेन ने कहा है कि हमास को चाहिए कि वो एलिमिनेट कर दे, इजराइल हमास को एलिमिनेट करे लेकिन रीऑक्यूपाई ना करे गाजा को। नेतन्याहू ने बाइडेन को इनवाइट किया है सॉलिडेरिटी विजिट के लिए। एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स अपने पायलट्स को और सॉर्टी कराया उसने गाजा के ऊपर, दिखाने के लिए कि कहां हमले होने हैं। इसके दरमियान क्या कुछ हो रहा है, यह सब जानने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं ही। आपने वॉर भी कवर की है, 1982 की लेबनान वॉर और श्रीलंका में आईपीकेएफ का जो जमाना था राजीव गांधी के जमाने में, 1987 से 90 तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां थी, वो भी वार कवर की है। और आपने इजराइल फिलिस्तीन वो इलाका खुद अपनी आंखों से देखा है, आप गए हैं कई बार। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आज 9वें दिन तक इस दौरान जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अमेरिका की तरफ से धमकी, इजराइल की तरफ से जमीनी हमले की धमकी, लेकिन वो जमीनी हमला क्यों नहीं हो पा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बोला है इजराइल को कि वो हमास को ख़त्म कर दें मगर गाज़ा को ऑक्यूपाई ना करें, इससे बात साफ हो जाती है कि वो चाहते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से हवाई और रॉकेट हमलों से पूरे गाज़ा को एक तरीके से शमशान घाट, कब्रिस्तान बना दिया जाए, कोई जिंदा ना रहे। और जब वहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे, फौजी ही नहीं रहेंगी, तो इजराइल को जाने की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एरियल अटैक, सैटेलाइट अटैक कह सकते हैं आप इनको आप रॉकेट अटैक्स, तो ये इन सब के द्वारा इजराइल के लिए गाज़ा को जीतना बड़ा मुश्किल है। उसके पास इतनी रसद नहीं है, इतने हथियार नहीं है। उसके पास शक लोगों को है कई बारी कि और एटमी हथियार हैं, मगर यहाँ पर वो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि एटमी हथियार अगर है भी तो इस्तेमाल करे, क्योंकि ये छोटा सा स्ट्रिप है, इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन आसपास है, उन पर उतना ही असर होगा जितना फिलिस्तीनियों पर होगा। तो वो तो मेरा ख्याल है दूर की बात है। एक दूसरी बात है कि क्यों कह रहे हैं फौजें अंदर ना जाएं। अगर इजराइल की फौज अंदर जाती है कहीं से भी, तो कहते हैं गली टू गली, स्ट्रीट टू स्ट्रीट लड़ेंगे जो फिलिस्तीनी है। गरिल्ला वॉरफेयर, अर्बन गरिल्ला वॉरफेयर लड़ेंगे, मकान टू मकान, छत से, खिड़की से। बड़ा मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए उतनी तादाद में फौज अंदर भेजना कि वो स्ट्रीट फाइट में कर पाए। दुनिया में और जगह पे देखा जा चुका है, आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अर्बन एरियाज में फाइट होती हैं, जब तक मैदानों में होती हैं, टैंक वॉर्स होते हैं, रेगिस्तान में होती है, दूर से तोपों की होती है, वो अलग किस्म की लड़ाई है। मगर जब अर्बन स्ट्रीट फाइट होती है तो इसके अंदर दोनों तरफ से बहुत बड़ा एट्रिशन होता है, बहुत नुकसान होता है। क्या इजराइल
की फौज उतने हजारों तादाद में अपने सैनिकों को खोना पसंद करेगी? क्योंकि हमास तो एक तरीके से आप कह सकते हैं खुदकशी पे आमादा है। उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा मरे तो जन्नत मिलेगी, ना मरे तो जमीन तो है ही हमारी। तो जब इतना डेस्परेट फाइटर है जो अपनी हकीकत के लिए, अपनी इसको कहते हैं आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, अपने ही मातृ वतन में लड़ रहा है, उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप इजराइल की तरफ से बोले या आप फिलिस्तीनियों की तरफ से बोले। तो ये दोनों तरफ से भी जो भी बोलेगा उसको ये मानना पड़ेगा कि वहां पे लॉसेज इतने होंगे कि इजराइल को भी सबक पड़ जाएगा और इसके बाद शायद वो कभी दोबारा लड़ ना पाए। इसको मैं आपको याद दिलाना मांग रहा हूँ क्योंकि अमेरिका का नाम आया है। अमेरिका जब वियतनाम से निकला और एक तरीके से इराक से भी निकला, तो उसके लॉसेस अफगानिस्तान में भी उसके पर्सनल लॉसेस इस तादाद में थे कि अमेरिका के लोग भी कहते थे कि हर रोज जो बॉडी बैग आ रहे हैं, जो लाशें आ रही हैं, ये काफी होगी और नहीं। अमेरिका की माएँ कितना रो सकती हैं। तो जब अमेरिका का इंटरनल प्रेशर भी आया और फील्ड में डिफीट भी हुई, तो उसको अपना हटाना और अपना हटना और जंग को बंद करना लाजमी ही था। ये सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। मेरे को जो दुख है, एक तो हिंदुस्तान की जनता पे है, न जो जानती है कि क्या हो रहा है, ना वो जानती है कि हकीकत क्या है, ना वो जानती है कि इजराइल की कितनी वहां पर इलीगैलिटी हो रही है, और बावजूद उसके कर रही है। हमास ने जो पहला हमला किया उसके पीछे भी एक राज है। हमला नहीं करता तो क्या करता? इतने दिनों से झेल रहे हैं वहां पर, इतने दिनों से सहन कर रहे हैं, हर रोज छोटे बच्चों का कत्ल होता है गोलियों से, हर रोज धमकी दी जाती है कि आपका रसद बंद कर देंगे, आपका खाना पानी बंद कर देंगे, आपकी बिजली, आपका सूरज बंद कर देंगे। तो इतनी धमकियों के बाद इस कदर इजरायली सोल्जर्स के जूतों के नीचे सिसकने के बाद ना करता तो क्या करता? सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़ी। उसने, ऐसी बात नहीं है कि उसने लॉन्ग टर्म सोचा नहीं होगा कि हम स्ट्राइक करेंगे तो इजराइल अटैक करेगा, इजराइल अटैक करेगा तो हमारे कितने लोग मारे जाएंगे, इजराइल अटैक करेगा तो सारा वेस्टर्न समाज जो है, जिसको आप क्रिश्चियन समाज भी कह सकते हैं, वो इजराइल की साथ रहेगा। इस वास्ते नहीं कि इजराइल से उनको खास कोई लगाव है। दो वजह है सिर्फ। एक तो उनकी स्ट्रैटेजिक रेकनिंग में अरब दुनिया में बीच में एक उनका एयर बेस होना चाहिए, एक न्यूक्लियर बेस होना चाहिए, एक फौजी बेस होना चाहिए, जो इजराइल है। और दूसरी बात है, हिटलर के जमाने में 60 लाख यहूदियों का जो कत्लेआम किया गया, उनको भट्टियों में जलाया गया, तो उससे इनके मन में जो थोड़ा सा गुनाह का वजूद आया, इनके दिल में आई बात कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसकी वजह से भी इजराइल को कहते हैं अच्छा ठीक है, इजराइल के चोरी झपट्टी खून को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स है जिसको कहते हैं, उसकी वजह से। तो ये जो वजहें हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो नहीं है ना। आपको अगर करना भी है तो या तो आप साफ कहिए कि इस्लामोफोबिया के अंतर्गत कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी ज्यादातर मुसलमान है, सारे नहीं। तो फिलिस्तीनी किसी जमाने में 1/3 ईसाई थे, अभी भी 15-20% तो ईसाई हैं वहां पर। तो फिलिस्तीनी ईसाई भी हो सकता है, ज्यादातर मुसलमान है। तो इस्लामोफोबिया के अंतर्गत उनके बच्चों का खून देखना मांगेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए, मैं कहूँगा। मगर खुशी की बात है, हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस को, एडिटर्स को, पत्रकारों को, कल्चरल लोगों को अभी भी कुछ है, शर्म है, और फिलिस्तीनियों को यहाँ पर काफी मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने चूंकि जंगें अपने आप देखी हैं नजदीक से, अभी पिछले कम से कम 4 दिन से 5 दिन से ये धमकी दी जा रही है कि हम जमीनी हमला करेंगे, और हमास भी कह रहे हैं कि आप जमीनी हमला करो, यानी उनकी तरफ से
धमकियां आ रही हैं कि आप जमीनी हमला करोगे तो मारे जाओगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ईरान की तरफ से जो डिप्लोमेसी चल रही है उसके नतीजे में यह कहा जा रहा है कि अगर गाजा पर बमबारी जारी रही, अगर सीज घेराबंदी जारी रही, तो ये जंग बढ़ सकती है। उसमें हिजबुल्लाह और ईरान भी उसमें शामिल हो सकता है। ऐसे वक्त में आप जंग को किस तरह से देख रहे हैं? ये जमीनी हमला क्यों नहीं कर पा रहा इजराइल? मैं अभी समझाया था, जब तक रॉकेट से दूर से आप मारते हैं दो चीजें होती है, आपके ऊपर कम असर होता है। आपका बम हवाई जहाज से निकला, नीचे जाके फटा, उसमें सिविलियन मर गए, आपका हवाई जहाज वापस आ गया। तो जो अटैक और लॉस, उसमें एक बड़ा डिस्पैरिटी जाती है। एक रॉकेट से 1000 आदमी मर सकता है, 100 भी मर सकता है। मगर जब ग्राउंड रियलिटी आती है तो हर सिपाही की गोली से एक आदमी मरेगा, मगर सिपाही खुद भी किसी की गोली का शिकार हो सकता है, समझे आप? तो और उसके अंदर जो कहते हैं फुट ऑन द ग्राउंड या बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था, फिलिस्तीनियों के पास मकान है, मकान की ईंट की पीछे से, कंक्रीट के पीछे से उनका ऑटोमेटिक बंकर बन जाता है। कोई उनको इजरायली दिखाई देगा, गोली मार देंगे। इजरायलियों को है कि उनको हर बंकर खाली कराना पड़ेगा, हर मकान खाली कराना पड़ेगा, हर गली खाली करानी पड़ेगी, हर कार खाली करानी पड़ेगी। तो उनको एक एक इंच करके बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपाटा कर दिया, रॉकेट ऐसे के मैदान बना दिया और फिर आके टैंक बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब स्ट्रीट फाइटिंग आती है, अर्बन वॉरफेयर आ जाता है, तो वहां पर रेशियो बदल जाता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का राजस्थान की रेगिस्तान में लड़ाई नहीं है, या पहाड़ों की लड़ाई नहीं है कि जहां पे तोपें चल रही हैं। ये सड़क की लड़ाई है, ये मकान की लड़ाई है, ये गलियों की लड़ाई है। यहाँ पर एकदम तख्ता किसका कांप हो जाता है, सड़क सड़क के ऊपर फर्क पड़ेगा। इजराइल क्या इतनी बड़ी तादाद में अपनी फौज खोना मांगेगा? अपने जवान लड़के लड़कियों को खोना मांगेगा? अपनी माओ की गोद सुनी करना पाएगा? उसको ह्यूमन लॉस अपना कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसी का ह्यूमन लॉस होगा। अमेरिकी सोल्जर अर्बन वॉरफेयर में नहीं आएगा। अच्छा, एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक तो ये कि भारत का मीडिया जिस तरह से पेश कर रहा है, मैं कल इत्तेफाक से देख रहा था, बहुत कम देखता हूं टेलीविजन, उसमें बार बार एंकर ये कह रहा था कि एक हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते इजराइल जमीनी जंग शुरू करेगा, और इजराइल का सीक्रेट प्लान मैं बता रहा हूं। अरे साहब, सीक्रेट अगर है तो आप तक कैसे पहुंच गया? तो अजीब किस्म का वो इस्लामोफोबिया के साथ साथ जोड़ करके, और साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प एक वीडियो सामने आई है अमेरिका से, CNN के स्टूडियो से एक लीक हो गई वीडियो, जो एडिटर इंस्ट्रक्शन दे रहा था ग्राउंड पर रिपोर्टर को, एक लड़की को, उसको एक्टिंग बता रहा था कि तुम ऐसा महसूस करो, ऐसा दिखाओ कि जैसे तुम्हारे आसपास बम गिरा है, और वो इत्तेफाक से वो सब लाइव चला गया। तो ये ऐसे वक्त में जब मीडिया में इस तरह से झूठ बताया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है, जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बना करके पेश किया जा रहा है, आपको इसमें क्या कुछ कहानी क्या लग रही है? एज ए मीडिया पर्सन आप इसको कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तानी मीडिया ने, चाहे इंटरनल कवरेज हो या एक्सटर्नल कवरेज हो, अपने को शर्मिंदा करने में कोई छूट नहीं दी है। हर रोज अपनी नाक कटवाता है। आपको याद होगा जब दिल्ली में फ्लड आए थे, एक लड़की कह रही है मैं कंधे तक डूबी हुई हूँ और रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और कैमरामैन की गलती से दिख गया कि वो वहां पे पानी घुटने तक भी नहीं था, है ना? और उसको लोगों कितनी कुछ झेप हुई होगी। और वैसे भी इंडिया मीडिया के पास इतने वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है कि वो लड़ाई को न्यूट्रल तरीके से देख पाए, कि एक रिपोर्टर हमास के साथ हो, एक रिपोर्टर इजराइल के साथ हो, तो दोनों तरफ से पता लगे कि क्या हो रहा है। तो आप जब इजराइल की फौज पे जाएंगे, जब इजराइल हेडक्वार्टर से आपकी ब्रीफिंग होगी, जब आपकी ब्रीफिंग बगदाद से होगी या आपकी ब्रीफिंग वॉशिंगटन में होगी, तो आप एक तरफा बताएंगे। तेल अवीव से आपकी ब्रीफिंग होगी तो आप एक तरफा बताएंगे, और तेल अवीव में
आप एक हफ्ता नहीं रहेंगे, आप कुछ ही दिन रहेंगे, फिर थक के वापस आ जाएंगे, पैसा खत्म होगा वापस आ जाएंगे। ये जो महाशय जाते हैं अपने आप को जर्नल से कम नहीं समझते। आपको याद होगा ये रशिया की लड़ाई में भी यूक्रेन को कहते थे एक हफ्ते में जीत लेगा, अब मारा अब मारा अब मारा अब मारा, जैसे गुल्ली डंडा खेल रहे हो। और आज 1 साल हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। और हम सब जब भी कह रहे थे कि रशिया यहाँ पर नेटो से लड़ रहा है और वो 20 साल लड़ सकता है। उसने हिटलर को 2 बार ही शह दी है, बोनापार्टे को शह दी है, इतना कमजोर नहीं है। पार्टीशन हो गया, गोर्बाचोव चले गए, सोवियत यूनियन चला गया, मगर रशिया तो है, रशिया ही है। उसने यूरोप को कई बार सीख सिखाई है कि हमको ज्यादा छिड़कानी हमसे मत किया करो। तो यहाँ पर भी फिलिस्तीनियों ने अपने असूल के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए बहुत लड़ा है। वो उनके खून में डिफीट नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। इजराइल के खून में भी डिफीट नहीं है। तो यहाँ पर अकलमंदी यही होगी कि पीस टॉक शुरू करें, और कई बार पीस टॉक हो चुकी है हम जानते हैं, और पीस टॉक्स अभी भी हो रही होगी, मेरा ख्याल है कॉन्टैक्ट अभी भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि बड़ी लड़ाई के बीच में वियतनाम में बॉम्बिंग हो रही थी अमेरिका की, मगर कई जगह उनके पीस टॉक भी चलते थे चुपचाप। तो वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो हो ही रही होगी। और हिंदुस्तान को जो अपने को विश्व गुरु कहता है, अभी अभी G20 खत्म कर चुका है, जो कहता है अमेरिका मेरा दोस्त है, इजराइल मेरा भाई है, इनका हक बनता है और इनका फर्ज बनता है कि पीस टॉक्स शुरू करवाएं। अच्छा, भारत को अमन बातचीत शुरू करनी चाहिए, आप ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूं। आम तौर पर हमास जैसी फोर्सेस को ये कह करके कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, ये कह दिया जाता है। इसी तरह से हिजबुल्ला के लिए भी कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कि वो टेररिस्ट हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन किया जाए? मेरे घर पर अगर कोई हमलावर आए और वो कब्जा करे, मैं उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करूं, मैं टेररिस्ट हूं, या जिसने आकर के कब्जा किया वो टेररिस्ट है? आप मतलब इसको किस तरह से देखेंगे? ये बहुत ही अजीब कहानी है कि जालिम जो कत्ल कर रहा है वही अपने आप को मजलूम कह रहा है। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को मॉब ये कह के मार डाले कि उसके बस्ते में कुछ चीज है, कुछ गोश्त है, वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक पादरी और उसके 2 बच्चों को जीप में जला दिया जाए, वो भी टेररिज्म है। उनको फैलाने वाले भी टेररिस्ट हैं। बॉम्बिंग चाहे वर्ल्ड टावर की हो या किसी मस्जिद की हो, वो भी टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेरर अगर अंग्रेजी भाषा में जाएं तो बड़ी साफ है। अगर आप बिना झिझक किए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के कहीं अटैक करते हैं अंधाधुंध, जिसमें डिफेंस करने वाले को डिफेंस करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो टेररिज्म है। और इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत हमास ने भी एक्ट ऑफ टेरर किया है, इजराइल ने भी एक्ट ऑफ टेरर किया है। इजराइल का टेरर से लंबा रिश्ता है, टेरर का विक्टिम होने से भी और टेररिस्ट होने से भी। जब फिलिस्तीन में अंग्रेजी हुकूमत थी, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ने इंग्लिस्तान को कहा था कि आप यहाँ पर राज कीजिए ताकि शांति बने रहे। तो जब ये पैलेस्टीन इंग्लिस्तान के राज में था, तो इंग्लिस्तान की फौजों के ऊपर जो एक्ट्स ऑफ टेरर हो रहे थे, जिसमें ब्रिटिश सिपाही टॉमीज मारे जाते थे, वो यहूदी कर रहे थे, इजरायली कर रहे थे। अच्छा आपने हमास के एक्ट को एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा। मैं इसमें ये समझना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन से पहले, पिछले जब से दिसंबर से ये हुकूमत आई है नेतन्याहू की, जिसमें स्मोट्रिच और बेन गविर जैसे लोग हैं, कम से कम 3 बार इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गविर मस्जिद अल अक्सा में जाकर के बेहुरमती करते हैं। हर दिन वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस के नाम पर फिलिस्तीनियों को कत्ल किया जाता है। हमास बार बार कह रहा है कि इसको रोको, नहीं तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2-3 स्टेटमेंट ऐसे आए।
इसके बाद भी अगर उन्होंने कार्रवाई की, क्या फिर भी टेररिज्म है? मैं इजराइल के जो ये एक्ट्स हैं और वेस्टर्न यूरोप के मुसलमानों के ईमान के खिलाफ जो गुनाह हैं, कहीं पाक कुरान को जलाया जाता है, उसके खिलाफ एक कौम में ऐसे एक्ट्स होते हैं, कहीं पर दुआ मांगते हुए मुसलमानों का कत्ल हो जाता है, कहीं पर नबी एंड पीस बी अपॉन हिम की शान में गुस्ताखियां होती हैं। ये बड़ी घटिया किस्म की चीज़ें हैं, बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ें हैं, और इनका किसी भी कोई भी शरीफ आदमी किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मेरे जैसा ईसाई हो, धिक्कार ना करेगा उसकी। मेरा ख्याल है हमास ने कई बार धमकी दी कि कुछ करेंगे, मगर जो उन्होंने किया, और मैंने पहले भी कहा कि हमास ने जो किया वो बिल्कुल एकदम गुस्से में, और जब वो एकदम वॉल उनकी पीठ दीवार तक आ गई थी, मतलब अब हटने की कोई जगह नहीं है, बहुत घूंट खून के घूंट पीने पड़े सब्र से। उसके बाद किया, आउटरीच किया, अटैक किया, मगर अटैक में सिविलियंस मारे गए बहुत तादाद में। अगर उनका अटैक किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर होता, अगर उनका अटैक, और मैं कह नहीं रहा हूं इक्विवेलेंट चीज पे होता, किसी यहूदियों की टेंपल पर होता, तो कह सकते थे 1 to 1 है, मगर सिविलियन मारे तो कोई भी शरीफ आदमी ये नहीं कहेगा, ये कहेगा कि हमास के पास कोई चारा नहीं था, मगर ये भी कहेगा कि शायद हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका बदला बड़ा जोर का आ सकता था, उसको समझना चाहिए था। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ टेरर तो साफ है। नॉन स्टेट एक्टर्स तो हम दिल्ली में 20 साल से संघ परिवार को नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। अगर नॉन स्टेट एक्टर ना कहें तो हमको कहना पड़ेगा कि सरकार खुद ही हमको मार रही है। तो सरकार तो नहीं हमको मार रही है, हमको नॉन स्टेट एक्टर्स मार रहे हैं, तो उनको हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, हाँ, तो मैं हंस रहा हूँ, ये बड़ी खिसियानी हंसी है मेरी। जी 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 जी। मैं अब ये समझना चाह रहा हूं कि जो इसके बाद डिप्लोमेसी का सिलसिला है दोनों तरफ से, एक तरफ से अमेरिकन डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस पूरे इलाके का, अपने दोस्तों के मुल्कों का दौरा किया है, जिसमें इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इराक, लेबनान, सीरिया, कतर, इसका दौरा किया है। और इस दौरे के आखिर में जो बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि रेजिस्टेंस पूरी तरह से तालमेल के साथ हर सिनेरियो का सामना करने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है। तो इस बीच में जो ये दोनों तरफ से ताकत को इकट्ठा करने की बात भी है, और कहीं कहीं इशारे हैं कि बातचीत भी बीच में हो रही है। क्या अगर इजराइल को सपोर्ट करने का हक अमेरिका को है, तो क्या ईरान को हक नहीं है कि वो हमास को या हिजबुल्लाह को मदद करे? आप उसे इंटरनेशनल कानून के तहत किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस वक्त दो ही चारे हैं। एक है कि शांति के लिए सब लोग काम करें, और शांति के लिए माहौल अच्छा है। पहली ये 82 की लड़ाई नहीं है जब अमेरिका के पास इजराइल के अलावा उस इलाके में कोई दोस्त नहीं था। अब अमेरिका के पास इंटरवेंशन के लिए, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतार, बहुत सारे देश हैं जो उसको प्रेशर डाल सकते हैं, यूएई, इजिप्ट। तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये मैं मान के चलता हूं। आप इजराइल के ऊपर कह रहे हैं या अमेरिका के ऊपर? एक सेकंड, मैं कह रहा हूं अमेरिका के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि जब पहली लड़ाई हुई थी तो अमेरिका का एक ही दोस्त था, इजराइल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास चारा ही नहीं था, इजराइल की मदद करो, नहीं तो जो अमेरिका में इजरायली हैं, न्यूयॉर्क में बैंकर्स हैं इजरायली, इंटेलेक्चुअल्स इजरायली हैं, वो प्रेशर मारेंगे। अभी अमेरिका के पास चारा है, बहुत सारे रूट हैं शांति के लिए काम करने के, और उसको काम ये करना चाहिए। रही ईरान की बात, ईरान
गीदड़ बबकी दे रहा है नहीं कहूँगा, मगर ईरान को भी अपना इंटरनेशनल जगत में मसल फ्लेक्सिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अननेसेसरली पिछले 2 साल में ईरान के ऊपर बेकार का प्रेशर आता रहा है, उसके ऊपर कॉमर्शियल प्रेशर आ रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, उसके लोग मारे जाते हैं। तो उसके खिलाफ जब विमेन इशू के ऊपर प्रेशर आता है तो उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसको टेरराइज करने के लिए पिछले 2 साल में वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ईरान को भी इस वक्त मौका दिखाने के लिए कि हम भी तैयार हैं, और यकीनन ईरान फिलिस्तीनियों के साथ रहेगा, चीन और रशिया फिलिस्तीनियों के साथ रहेंगे, ये मेरा मानना है। अगर ये हालत है तो या तो है कि शांति लाओ, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करो, या रशिया जो यूक्रेन में फंसा हुआ है वर्ल्ड वॉर 3 करने की जरूरत करेगा, या अमेरिका जो अभी अभी पिटकर अफगानिस्तान से निकला है, उसके पहले 4,000 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत के बाद इराक से निकला था, उसके पहले और भी ज्यादा 80,000 या कुछ था अमेरिकी सोल्जर्स का फार ईस्ट में मौत देखने के बाद निकला था। क्या उसके पास इतना गुर्दा है कि एक और वर्ल्ड वॉर करेगा? क्या हिंदुस्तान के पास गुर्दा है कि वो इन दोनों के साथ किसी ना किसी के साथ होके वर्ल्ड वॉर 3 में शागिर्द होगा? कि हम लोग इतने मक्कार हो गए कि अपनी सरकार को नहीं कहेंगे कि खबरदार तुमको वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना है, आप हमारे बच्चों के जिंदगी और मौत से खेल रहे हो। तो जापान किसके साथ रहेगा? बहुत इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया आप चीन के खिलाफ तो उसको ला सकते हैं, मगर वर्ल्ड वॉर 3 में अमेरिका के साथ ना जाएगा, क्योंकि उसके अपनी अब और भी आइडेंटिटी उसकी बन चुकी है। ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं है, या वर्ल्ड वॉर 1 नहीं है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बनाना जो कुछ पत्रकार हिंदुस्तानी भी चाह रहे हैं, कुछ डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट दिखा रहे हैं, कुछ एक्स सोल्जर्स कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव है। ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसी मेरी दुआ भी है कि सिर्फ बिना दुआ के शांति ना मानना तो बहुत खराब है। आप जानते हैं। अच्छा जॉन दयाल साहब, आप ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक आपकी पहचान क्रिश्चियन लीडर के तौर पर भी है। अभी इस वॉर से कुछ दिन पहले ही ऐसे वाकयात की वीडियो सामने आ रही थी कि चर्च के सामने शिद्दत पसंद यहूदी थूक थूक करके जा रहे थे। उससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हुए जो जेरूसलम से, खासतौर पर ओल्ड सिटी से ऐसी वीडियोज आ रही थी। उसको क्रिश्चियन हुकूमतें उस इशू को कभी क्यों सीरियसली इजराइल के साथ रेज नहीं कर पाती कि किसी भी मजहब को डिमोनाइज करना, और वो मुल्क जो उसको मदद कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को हुकूमतें, वो ऐसा होने देते हैं और उसको बर्दाश्त करते हैं। ऐसी कौन सी नस दबी हुई है इन हुकूमतों की इजराइल के नीचे जिसमें कि वो इतनी बेइज्जती भी बर्दाश्त करने पर मजबूर रहते हैं? पहली बात तो है, यहूदी और ईसाइयों में 2000 साल का बड़ा अजीब रिश्ता रहा है। यहूदी 1500 साल तक यूरोप में ईसाइयों के जूतों तले रहे हैं। उनको, क्योंकि वो साहूकार थे, उनकी बेइज्जती होती थी। लिटरेचर में शेक्सपियर ने भी उनकी बेइज्जती की है, और हिटलर को तो जैसे मैंने कहा उसने 60 लाख यहूदी मारे। तो ये 60 लाख यहूदी जो मारे गए, उससे जो धक्का पड़ा, एक क्रिश्चियन गिल्ट एक आ गई है। ईसाई सोचता है कि उसने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया है और अब उसका फर्ज हो जाता है कि यहूदियों को बचाए। इसी चक्कर में वेस्टर्न यूरोप ने यहूदियों को इजराइल आने के लिए उकसाया, प्रेशर लगाया कि आप इजराइल जाओ, इजराइल को बसाया, उसको मिलिटरली सपोर्ट किया, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। आज भी उसका मिलिट्री गारंटर हैं आप, उसके वजूद के। तो यहाँ पे
वेस्टर्न सरकारें अपनी गिल्ट को लेके आई हैं। और दूसरी बात है कि वो अरब ऑयल, अरब गैस, इसके ऊपर हुकूमत तो नहीं करते हैं, मगर इसके ऊपर एक प्रेशर रखना मांगते हैं। हुकूमत नहीं बना सकते हैं, मगर अपना हक एक तरीके से चलाना मांगते हैं। उनको आज़ादी पसंद लोग पसंद नहीं है। तो तीसरी बात आपने बताई कि क्या चर्च सहन कर लेता है? चर्च कतई सहन नहीं करता है। पोप पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए, उन्होंने अटैक का धिक्कारा। इजराइल के सारे बिशप्स, चाहे वो यहूदी बिशप हो, और यहूदी ईसाई भी होते हैं, आप जानते हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी ईसाई हो, चाहे वो ग्रीक ईसाई हो, चाहे हमारी कौम के ईसाई हो, वहां पे जितने भी बिशप हैं उन्होंने सामूहिक तरीके से मिलकर शांति के लिए गुजारिश की है। उन्होंने सामूहिक मिलकर जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो बच्चे औरतें हैं, उनके कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर आज की तारीख में कोई सच्चा ईसाई है जो ईसा मसीह का फॉलोअर हो, उसके पास किताब में से, हम सब अहले किताब हैं, पुराने इंजील में से तो आप कह सकते हो कुछ बात, मगर नई इंजील में जो ईसा मसीह की इंजील है, उसमें से इस खून खराबे का सपोर्ट करने के लिए आपको एक भी आयत नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल, एक सवाल अक्सर उठता है। मुझे याद है कि ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने यूनाइटेड नेशन की स्पीच में एक बात कही थी। उसमें यह कहा था कि गुनाह तो यूरोपियंस ने किया, ईसाइयों यहूदियों को कत्ल किया, ला करके बिठा दिया मुसलमानों की छाती पर, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। यह कौन सा इंसाफ हुआ? अगर आपने गुनाह किया था तो आप अपने यहां कहीं बसाते, अलास्का में ले जाते, कहीं और ले जाते, यहां क्यों? हाँ, वही तो मैंने इसी की तो बात कही कि उनका जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स था उसको रिलीफ देने के लिए उन्होंने ये किया। मगर आप भी थोड़ी सी गलती कर रहे होंगे अगर आप सिर्फ फिलिस्तीनियों को, जैसे मैंने कहा, सिर्फ मुसलमान मान के चलें। जी, आप फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन मानिए, बिल्कुल। जो एक अलग कौम है, उसमें कई लोग मुसलमान हैं, कई लोग उसमें ईसाई हैं, और कई कम्युनिस्ट भी हैं जो मानते ही नहीं है धर्म को। तो ये जो इनके ऊपर लाया गया, ये इनकी जमीन थी, लाखों साल से नहीं तो हजारों साल से तो रह ही रहे थे। ये लोगों को आपने बेदखल किया उनकी मादरे वतन से, एक दूसरा आपने गिल्ट किया। अब आपके ऊपर दो गिल्ट है, यहूदी का कत्ल हिटलर से और फिलिस्तीनियों का कत्ल इजरायलियों द्वारा कराने का। अब आपको जिंदगी भर ये दो गिल्ट सहने पड़ेंगे। ये दो कसूर आपके दिमाग के ऊपर लगे रहेंगे, आपके दिल के ऊपर हावी होते रहेंगे। ये आप कह सकते हो इस रीजन का कर्स है, आपके ऊपर तौमत है, आपके ऊपर एक तरीके से क्या कहते हैं, कर्स का अजाब है एक तरह। आपके ऊपर बस इसको आपको जिंदगी भर और मौत के बाद भी आपको झेलना पड़ेगा कि हमने बच्चों की मौत में शिरकत की, आपने औरतों की मौत में शिरकत की, आपने बेकसूरों की मौत में शिरकत की, एक बारी नहीं, दो बारी। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपसे बात करके बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई, और ख़ास तौर पे जो आपने आखिर में कहा कि ये ईसाई हुकूमतों के दो गुनाह एक तरह से उनके सामने हुए, एक तो यहूदियों के कत्ल और फिर यहूदियों के ज़रिए मुसलमानों का कत्ल जो अब तक जारी है। और उसके अलावा आपने वहाँ ये भी बताया कि तमाम सभी चर्चेज़ ने, सभी जो रिलीजियस लीडर्स हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, उन्होंने अमन के लिए अपील की है। और आपने ये भी कहा कि अमन के लिए काम होना चाहिए, और नहीं तो ये वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है। हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, बेगुनाह ना मारे जाएं और ये किसी तरह से मामला ठंडा हो जाए। टेररिज्म पर भी बहुत ही दिलचस्प बहस रही, आपने जिस तरह से डिफाइन किया, बताया, और बहुत ही इंफॉर्मेशन आपने दी, अपने तजर्बात की रोशनी में बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।